नमस्कार। कभी आपने सोचा है जब आप अपनी थाली में रोटी का एक निवाला लेते हैं तो वो गेहूं का दाना आखिर खेत से आपकी प्लेट तक पहुंचा कैसे? अरे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प कहानी है। तो आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, फसल उत्पादन और इसके मैनेजमेंट का। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। और देखिए, ये सवाल कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए तो जरा, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों लोगों को हर रोज खाना खिलाना, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? इसके लिए सिर्फ ढेर सारा अनाज उगा लेना ही काफी नहीं है। हमें एक पूरा सिस्टम चाहिए, मतलब एक बढ़िया मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी पहेली का पहला टुकड़ा क्या है? कहाँ से शुरू करें? तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हम सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, एकदम जीरो से। सबसे पहला सवाल, आखिर ये फसल होती क्या है? हम जब ये शब्द सुनते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना? मतलब जब एक ही तरह के पौधे, मान लीजिए गेहूं, एक बहुत बड़े खेत में मतलब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो बस हम उसे कह देते हैं गेहूं की फसल। और यही चीज धान, मक्का या फिर किसी भी सब्जी और फल के लिए भी सच है। अच्छा, अब एक बात समझिए। भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा है। यहाँ कहीं पर बहुत गर्मी पड़ती है तो कहीं बहुत ठंड, कहीं खूब बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ता है। मतलब मौसम हर जगह अलग है। और इसी वजह से हमारे देश की फसलों को भी हम मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, मौसम के हिसाब से। तो ये तो ग्रुप्स कौन से हैं? एक है खरीफ और दूसरा है रबी। देखिए, खरीफ की फसलें वो हैं जिन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे धान और मक्का। तो जाहिर है इन्हें मानसून के मौसम में यानी बारिश के टाइम पर बोया जाता है। और दूसरी तरफ हैं रबी की फसलें, जैसे कि हमारा गेहूं और चना। इन्हें ठंडी और सूखी सर्दी का मौसम पसंद है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौसम का जो ये पूरा साइकिल है ना, वही हमारे किसानों का कैलेंडर सेट करता है। ठीक है, तो फसलें कितनी तरह की होती हैं ये तो हमने समझ लिया। पर सवाल ये है कि एक किसान अच्छी फसल उगाने के लिए करता क्या है? क्या कोई जादू की छड़ी घुमाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में कई सारे स्टेप्स की एक पूरी सीरीज है, एक पूरा प्रोसेस है। और इन सभी स्टेप्स को मिलाकर ही हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। आप देख ही सकते हैं, ये वाकई एक पूरी यात्रा है। ये शुरू होती है मिट्टी तैयार करने से, फिर होती है बुवाई, फिर खाद और पानी देना, फिर सिंचाई, और उसके बाद खरपतवार से फसल को बचाना, और आखिर में जाकर कटाई। इस पूरी चेन में हर एक कड़ी, हर एक स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सफर के पहले कदम से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम है खेत की जुताई करना। आप इसे ऐसे समझिए जैसे घर बनाने से पहले हम नींव खोदते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। जब मिट्टी को पलटा और ढीला किया जाता है तो जो पोषक तत्व नीचे दबे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और इससे भी जरूरी बात, पौधों की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने और कह सकते हैं सांस लेने के लिए जगह मिल जाती है। और यही तो है एक अच्छी फसल की सबसे मजबूत बुनियाद। अच्छा, खेत तो तैयार हो गया। अब बारी है बुआई की, मतलब बीज बोने की। लेकिन कौन से बीज बोएं? क्या सारे बीज एक जैसे होते हैं? यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने क्यों लगते हैं? और जानते हैं, इस सीधे साधे सवाल के पीछे ना एक बहुत ही स्मार्ट साइंटिफिक तरीका छिपा हुआ है। और इसका जवाब बड़ा ही कमाल का है। होता यह है कि जो बीज अंदर से खराब होते हैं या जिन्हें कीड़ों ने खा लिया होता है, वो खोखले हो जाते हैं, और खोखले होने की वजह से हल्के हो जाते हैं। तो जब आप उन्हें पानी में डालते हैं तो ये खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और जो अच्छे हेल्दी बीज होते हैं वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। है ना कमाल का तरीका? बस इसी सिंपल सी ट्रिक से किसान अच्छे बीजों को खराब बीजों से अलग कर लेते हैं। और हाँ, आज के ज़माने में बीज बोने के लिए हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि ये सीड ड्रिल मशीन। इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है। ये ना सिर्फ बीजों को एकदम सही दूरी और सही गहराई पर बोती है, बल्कि ये भी पक्का करती है कि बीज के ऊपर मिट्टी आ जाए। इससे क्या होता है, हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह, बराबर धूप और पानी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, किसान का टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। चलो भाई, बीज तो बो दिए गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक छोटे से बीज को एक बड़े लहलहाते पौधे में बदलने के लिए उसे लगातार खाना पानी तो देना पड़ेगा ना। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है खाद, उर्वरक और सिंचाई की।
तो देखिए, पौधों को पोषण देने के दो मेन तरीके हैं और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है खाद, जो पूरी तरह से नेचुरल है, मतलब गोबर, पत्ते, इन सब चीजों से बनती है। ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। और दूसरी तरफ है उर्वरक, जिन्हें हम फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ये फैक्ट्रियों में बने केमिकल होते हैं जो पौधों को तुरंत एकदम फास्ट नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना एक दो धारी तलवार की तरह है। मतलब फ़ायदा तो है कि फसल तुरंत बढ़ जाती है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ये मिट्टी की असली ताकत, उसकी नेचुरल फर्टिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। और जब बारिश होती है तो ये केमिकल बहकर हमारी नदियों और तालाबों में पहुँच जाते हैं और पानी को भी गंदा करते हैं। इसीलिए एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खाने की बात तो हो गई। अब बात करते हैं पानी की। भाई, जैसे हमें पानी चाहिए, वैसे ही पौधों के लिए भी पानी उनकी जिंदगी का आधार है। पानी के बिना तो बीज में से पौधा निकलेगा ही नहीं। अब पानी को पौधे के शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ सकते हैं, जो जड़ों से खाना लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। और पौधों को इसी तरह सही टाइम पर सही मात्रा में पानी देने को ही हम सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। और आज पानी बचाने के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक तरीके हैं, जैसे कि यह स्प्रिंकलर सिस्टम। ये बिल्कुल नकली बारिश की तरह काम करता है, फुहारों से पानी देता है। और इससे भी एडवांस्ड है ड्रिप सिस्टम। इसमें तो पानी पाइप से बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में ही टपकता है, मतलब एक बूंद भी बर्बाद नहीं। ये दोनों ही तरीके पानी बचाने में चैंपियन है। तो भाई, अब हमारी फसल बढ़िया से बढ़ रही है, उसे खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हमें फसल को कुछ बिन बुलाए मेहमानों से बचाना है। और फिर जब वो घड़ी आएगी तो अपनी महीनों की मेहनत का फल भी तो काटना है। तो चलिए कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। तो ये बिन बुलाए मेहमान कौन है? ये हैं खरपतवार, मतलब वो फालतू के पौधे जो हमारी असली फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। और ये करते क्या हैं? ये हमारी फसल का हिस्सा चुरा लेते हैं, उसका पानी, उसका खाना, यहाँ तक कि धूप भी। इसीलिए इन्हें खेत से हटाना बहुत बहुत जरूरी होता है। और इसी हटाने के प्रोसेस को हम निराई कहते हैं। और फिर महीनों की मेहनत, इंतजार और देखभाल के बाद वो दिन आता है जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, जब फसल पककर सुनहरी हो जाती है। इसी पकी हुई फसल को काटने को हम कहते हैं कटाई। और यकीन मानिए, ये किसान के लिए सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो एक त्योहार जैसा है, उसकी मेहनत के कामयाब होने का जश्न है। लेकिन कटाई के बाद भी एक काम बाकी है। हमें काम की चीज यानी अनाज के दानों को बेकार की चीज यानी भूसे से अलग करना होता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। पहले ये सब हाथ से होता था, लेकिन अब तो इसके लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। लीजिए, फसल कट गई, दाने भी अलग हो गए। अब तो लगता है कि सारा काम खत्म, लेकिन रुकिए, एक बहुत ही जरूरी काम अभी भी बाकी है। इतनी मेहनत से जो अनाज मिला है, उसे भविष्य के लिए सेफ कैसे रखा जाए? और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ताजे कटे अनाज में होती है नमी, और अगर उसे वैसे ही बंद कर दिया तो नमी की वजह से उसमें फंगस लग जाएगी। कीड़े और चूहे उसे खराब कर देंगे, मतलब सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए स्टोर करने से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना, ताकि उसकी सारी नमी निकल जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक मिनट, हमारी खाने की कहानी सिर्फ खेतों पर ही खत्म नहीं होती। ये भी तो याद रखना जरूरी है कि हमारी थाली में दूध, दही, अंडे, ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमें जानवरों से मिलता है। तो खाने के लिए बड़े पैमाने पर जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना, इसे कहते हैं पशुपालन। और ये भी हमारे फूड सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगली बार जब आप खाने के लिए